एवरीवन, अभी तक हमने लेसन एडजेक्टिव के सेकंड टॉपिक डिग्री ऑफ कंपैरिजन में ये पढ़ा है कि एडजेक्टिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन के आधार पर तीन टाइप का होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। एक एक करके हमने तीनों को देखा कि किस टाइप के, किस डिग्री के, किस फॉर्म के एडजेक्टिव को कब यूज करना है और कब यूज नहीं करना है। लेकिन बातें सिर्फ इतनी ही नहीं है, पॉइंट्स, रूल्स इतने ही नहीं है, और भी रूल्स हैं, और भी पॉइंट्स हैं, और भी बातें हैं जिन पर आधारित सवाल एग्जाम में बनाया जाता है, पूछा जाता है। तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी एक एक करके हम लोग देखेंगे आगे, है ना। तो चैप्टर एडजेक्टिव, सेकंड टॉपिक डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा एवरीवन। पहला पॉइंट क्या है? डोंट यूज डबल कंपैरेटिव्स और डबल सुपरलेटिव्स। सुन रहे ध्यान से? कहा जा रहा है, बहुत सिंपल सी बात है कि आप डबल कंपैरेटिव्स या डबल सुपरलेटिव का इस्तेमाल ना करें। डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का इस्तेमाल आप ना करें, ठीक है भाई, नहीं करेंगे। लेकिन पहले समझ में तो आए कि ये डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव होता क्या है। चलिए, डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव क्या होता है उसको समझने के लिए थोड़ा सा इधर आइए। देखिए, हम अब तक पढ़ चुके हैं कि एडजेक्टिव तीन टाइप का होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। एग्जाम्पल है फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, पावरफुल, मोर पावरफुल या लेस पावरफुल, मोस्ट पावरफुल या लीस्ट पावरफुल। ठीक है, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो तीन टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। अब देखिए, अब आगे क्या बोला जा रहा है एवरीवन। अब आगे बोला जा रहा है कि एडजेक्टिव का ये जो पॉजिटिव फॉर्म होता है, एडजेक्टिव का ये जो पॉजिटिव डिग्री होता है वही मेन फॉर्म है, वही रूट फॉर्म है, वही बेस फॉर्म है। क्यों ऐसा, कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि पॉजिटिव डिग्री से ही बाकी दोनों बनते हैं। पॉजिटिव डिग्री फॉर्म से ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण होता है। ठीक है, सुन रहे, समझ रहे ना। पॉजिटिव डिग्री से ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का निर्माण होता है। कैसे? देखिए, अब ये देखिए, फास्ट पॉजिटिव फॉर्म में इसमें हमने सफिक्स के रूप में er जोड़ दिया तो कंपैरेटिव तैयार हो गया। हमने est जोड़ दिया सफिक्स के रूप में तो सुपरलेटिव तैयार हो गया। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है एवरीवन कि पॉजिटिव फॉर्म के पहले मोर या लेस लगा दिया, मोर या लेस लगा दिया तो मोर या लेस लगने से कंपैरेटिव हो गया। वो मोस्ट या लीस्ट लगाया तो मोस्ट या लीस्ट के लगाने से सुपरलेटिव हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में चेंज करने का दो तरीका होता है। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में चेंज करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका est जोड़ना, दूसरा तरीका मोर लेस या मोस्ट लीस्ट जोड़ना। तरीका दो जरूर है एवरीवन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस तरीके का जहां मन करेंगे आप वहां यूज कर देंगे। मन किया तो er लगा दिया, मन किया तो मोर लगा दिए, मन किया तो er भी लगा दिया, मोर भी लगा दिया, ये और लेस भी लगा दिया। ऐसा नहीं होता है। ध्यान से सुनिए किस तरीके को कब यूज करना है। देखिए, जो पहला तरीका है est जोड़ने वाला, ये एवरीवन करते हैं हम, ये जोड़ते हैं हम छोटे एडजेक्टिव्स के साथ। अभी छोटा एडजेक्टिव क्या है? छोटा एडजेक्टिव उस एडजेक्टिव को, उस वर्ड को कह रहा हूं मैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 अक्षर होते हैं। छोटा एडजेक्टिव मतलब वो एडजेक्टिव जिसमें ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लेटर्स, अक्षर होते हैं। तो अगर उसको कंपैरेटिव बनाना है तो er जोड़ते हैं, सुपरलेटिव बनाना है तो est जोड़ते हैं, है ना। अब छोटे एडजेक्टिव में मोर या लेस नहीं जोड़ते, समझ रहे बात को। तो फास्ट का कंपैरेटिव फॉर्म फास्टर ही होता है, मोर फास्ट नहीं होता या फिर लेस फास्ट नहीं होता। फास्ट का सुपरलेटिव फास्टेस्ट ही होगा, मोस्ट फास्ट या लीस्ट फास्ट नहीं होगा। और ये जो दूसरा तरीका है मोर लेस मोस्ट लीस्ट जोड़ने वाला, ये बड़े एडजेक्टिव के लिए है। बड़ा एडजेक्टिव मतलब वो एडजेक्टिव, वो वर्ड जिसमें 5 से अधिक अक्षर होते हैं, 5 से अधिक लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर एडजेक्टिव बड़ा है, वर्ड बड़ा है, ठीक है, तो मोर या लेस लगा के उसको कंपैरेटिव बनाएंगे, मोस्ट या लीस्ट लगा के उसको सुपरलेटिव बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ एवरीवन कि एक एडजेक्टिव एक ही तरीके से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनेगा। और जब आपने एक बार उसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बना दिया है तो दूसरा तरीका यूज करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कुछ लोग ऐसा इतरा के करते हैं, है ना। मन नहीं भरता है सिंगल कंपैरेटिव या सिंगल सुपरलेटिव को यूज करने से, वो डबल कर देते हैं। डबल करने का मतलब क्या हुआ? दोनों तरीके का इस्तेमाल कर देना। अब से देखिए, फास्टर ऑलरेडी कंपैरेटिव है, उसमें er लगा हुआ है। अभी कुछ लोग क्या करेंगे, उसमें मोर भी लगा देंगे, मोर फास्टर कर देंगे।
फास्टेस्ट पहले से ही सुपरलेटिव है, ऑलरेडी सुपरलेटिव है वो। अभी कुछ लोग क्या करेंगे, उसमें लीस्ट लगा देंगे, लीस्ट फास्टेस्ट कर देंगे, हम मोस्ट फास्टेस्ट कर देंगे। तो लीस्ट फास्टेस्ट, मोस्ट फास्टेस्ट, इसी को डबल सुपरलेटिव बोलेंगे। मोर फास्टर, लेस फास्टर को डबल कंपैरेटिव बोलेंगे। तो डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जरूरत ही नहीं है। जब आपने सिंगल कंपैरेटिव और सिंगल सुपरलेटिव बना ही दिया तो डबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अनजाने में लोगों से ये गलती हो जाती है, तो इस पर ध्यान दें और इसको अवॉइड करने की कोशिश करें। चलिए सेंटेंस के फॉर्म में एग्जाम्पल है, शी इज़ द मोस्ट टॉलेस्ट गर्ल इन आवर कॉलेज। हमारे कॉलेज की सबसे लंबी लड़की है। बताइए सही है ये? बिल्कुल गलत है। अगर टॉलेस्ट सुपरलेटिव है पहले से, तो उसके पहले मोस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। मोस्ट को आप रिमूव करेंगे तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन आवर कॉलेज, नॉट मोस्ट टॉलेस्ट और लीस्ट टॉलेस्ट। वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, वी आर मोर वीकर देन दे। हम लोग उन लोगों से ज्यादा कमजोर हैं। ठीक है, बताइए सही कि गलत? बिल्कुल गलत है। तो वीकर पहले से ही कंपैरेटिव है, अब उसके पहले मोर लगा के उसको डबल कंपैरेटिव किया गया है। तो डबल कंपैरेटिव का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, सिंगल कंपैरेटिव का ही इस्तेमाल होना चाहिए। वी आर वीकर देन दे, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, दिस वाज पॉइंट नंबर 1। चलिए एवरीवन, सेकंड पॉइंट में क्या कहा जा रहा है? Two adjectives connected by and must be in same degree। ठीक है, बहुत सिंपल पॉइंट है। क्या कहा जा रहा है भाई कि अगर आप दो एडजेक्टिव को, दो विशेषणों को कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, है ना, किसके माध्यम से? एंड के माध्यम से। एंड एक कंजंक्शन है, उसके माध्यम से अगर आपने दो एडजेक्टिव को जोड़ दिया तो कहा जा रहा है कि दोनों एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होना चाहिए, एक ही फॉर्म में होना चाहिए। कहने का मतलब कि पहला वाला पॉजिटिव है तो दूसरा वाला भी पॉजिटिव होगा, पहला वाला कंपैरेटिव है तो दूसरा वाला भी सुपरलेटिव होगा। सुपरलेटिव होगा, ध्यान नहीं दे रहे लगता है आप लोग। पहला वाला कंपैरेटिव तो बाद वाला भी कंपैरेटिव, पहले वाला सुपरलेटिव तो बाद वाला भी सुपरलेटिव। जैसा पहले वाला वैसा ही बाद वाला होगा, दोनों एक ही टाइप का होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों को एंड से जोड़ा गया है। चलिए एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए। Our playground is bigger and clean than theirs। हमारे खेल का मैदान उन लोगों के खेल के मैदान के मुकाबले ज़्यादा साफ सुथरा है और बड़ा है। ठीक है, क्या लगता है आपको, सही है सेंटेंस? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए एंड है, ये एंड का सिंबल है। इसका इस्तेमाल हुआ है किस लिए? बिगर को क्लीन से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, बिगर एडजेक्टिव है, वो भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है और ये पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। रूल कहता है कि दोनों एक ही टाइप का होना चाहिए, दोनों एक ही टाइप का नहीं है, इसलिए सेंटेंस इनकरेक्ट है। ये करेक्ट तब होगा जब दोनों को आप एक ही टाइप का कर देंगे। तो दोनों को एक ही टाइप के करने का क्या, 3 तरीका हो गया ना। या तो दोनों को कंपैरेटिव कर दो, या तो दोनों को पॉजिटिव कर दो, नहीं तो दोनों को सुपरलेटिव कर दो। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं, सिर्फ एक ही तरीका है। ठीक है, ऐसा थोड़े कि पहला वाला डिसाइड करेगा कि दूसरा वाला क्या होगा, ऐसा भी नहीं कि दूसरा वाला डिसाइड होगा कि पहला वाला कैसा है। ये तो पूरा सेंटेंस डिसाइड करेगा ना, ये तो पूरा सेंटेंस डिसाइड करेगा कि कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं। अगर हो भी रहा है तो कितने के बीच हो रहा है। सेंटेंस पढ़ के सुन के क्या लग रहा है आपको, कंपैरिजन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कितने के बीच हो रहा है? 2 के बीच हो रहा है, हमारा प्लेग्राउंड और उन लोगों का प्लेग्राउंड। तो जब 2 के बीच कंपैरिजन होता है तो कौन सा डिग्री यूज होता है? कंपैरेटिव यूज होता है ना। तो दोनों जगह कंपैरेटिव भी होना चाहिए, पॉजिटिव या सुपरलेटिव नहीं। तो ये कंपैरेटिव पहले से है तो वो करेक्ट है, ये क्लीन ही गलत है। क्लीन को आप क्लीनर करेंगे तब जा करके वो करेक्ट होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो 2 एडजेक्टिव को आप एंड से जोड़ते हैं तो दोनों एक ही डिग्री में होना चाहिए। चलिए एक और एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। ही इज अ काइंड एंड मोस्ट जेनरस पर्सन, है ना। फिर से वही चीज हुई है, एंड है, उसने काइंड को कनेक्ट किया है किससे? मोस्ट जेनरस से। ये दोनों एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव फॉर्म में है और ये किस फॉर्म में? अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सुपरलेटिव फॉर्म में, लेकिन एक्चुअली ये पॉजिटिव फॉर्म में ही है ना। देखिए यहाँ पे मोस्ट जेनरस है, वहां पे दी मोस्ट जेनरस नहीं है, समझिएगा इस चीज को। ए मोस्ट का मतलब वेरी होता है,
ए मोस्ट का मतलब वेरी होता है, तो मोस्ट जेनरस का मतलब यहाँ पे वेरी जेनरस है। दी मोस्ट जेनरस होता तब वो सुपरलेटिव फॉर्म में होता, तो यहाँ पे दोनों एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में ही हैं और करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव मेड बाय ईयर और ईएसटी मस्ट बी फॉलोड बाय दोज मेड बाय मोर, मोस्ट, लेस, लीस्ट। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल पॉइंट है। क्या कहा जा रहा है कि वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो ईयर या ईएसटी के जुड़ने से बनता है, ठीक है, वो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव जो ईयर या ईएसटी के जुड़ने से बनता है वो पहले आना चाहिए, और बाद में आएगा वो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव जो मोर, मोस्ट या लेस, लीस्ट के जुड़ने से बनता है। तो पहले आना चाहिए वो जो ईयर ईएसटी के जुड़ने से बना है, और उसके बाद आना चाहिए वो जो मोर, मोस्ट या लेस, लीस्ट के जुड़ने से बना है। यानी ऑर्डर, क्रम है, उसका ध्यान रखना है। किसी को भी पहले बाद में नहीं लिख देना है, नहीं बोल देना है। तो पहले ईआर ईएसटी वाले और बाद में मोर, मोस्ट, लेस, लीस्ट वाले। एग्जांपल देखिए, अमिताभ बच्चन इज द मोस्ट हैंडसम एंड टॉलेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड। अब आप देखिए एंड है, उसने टॉलेस्ट को जोड़ रखा है किससे? मोस्ट हैंडसम से। ठीक है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, दोनों एक ही टाइप का है। लेकिन ऑर्डर का भी ध्यान रखना है आपको। रूल क्या बोलता है कि ईएसटी वाला पहले होना चाहिए, मोस्ट वाला बाद में होना चाहिए। तो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, है ना। द एरर लाइज इन देयर ऑर्डर। जो एरर है, जो त्रुटि है, वो उनके ऑर्डर में, उनके क्रम में है। तो इसको कैसे करेक्ट करेंगे आप? एक के बदले दूसरे को लिखेंगे, दोनों का जो प्लेस है, पोजीशन है, उसको इंटरचेंज करेंगे। यहाँ पे टॉलेस्ट होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे होना चाहिए मोस्ट हैंडसम। तो ईएसटी वाला पहले और मोस्ट वाला बाद में, इस ऑर्डर में, इस क्रम में, इस पोजीशन में, है ना। एडजेक्टिव को हम अरेंज करेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले छोटका फिर बड़का, पहले छोटका फिर बड़का। छोटका समझ रहे ना, जो ईआर और ईएसटी के जुड़ने से बनता है, उसमें अक्षर कम होते हैं तो वो छोटा दिखता है, छोटा है भी। और मोर, मोस्ट, लेस, लीस्ट वाला बड़ा हो गया, उसमें ज्यादा अक्षर है, तो बाद में पहले छोटका तब बड़का, ये ऑर्डर चलना चाहिए। था पॉइंट नंबर 3। अब आगे आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर एवरीवन। ये जो पॉइंट नंबर 4 है ये अदर को लेकर है। अदर के बारे में पहले भी एक पॉइंट पढ़ चुके हैं हम लोग। अदर भी एडजेक्टिव है। अदर को लेके क्या बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अदर को लेके बताया जा रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद अदर शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद अगर ऑल या एनी आ रहा है तब उसके बाद अदर आएगा। तीसरे पॉइंट में क्या बोला रहा है कि नो के बाद भी अदर आता है अगर सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है। तो इस चौथे पॉइंट में बताया गया है आपको कि अदर किस टाइप के एडजेक्टिव के बाद या पहले कब आएगा, कब नहीं आएगा। पूरी बात एक बार फिर से देखिए, सुनिए, समझिए, बहुत आसान है। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद अदर नहीं आता है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद अदर नहीं आता है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद आता है, लेकिन हर दफा नहीं, हर बार नहीं। जब ऑल या एनी है तो उसके ठीक बाद अदर आएगा। और पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस में है तब भी अदर यूज होगा, लेकिन कब? नो वर्ड के बाद। बाकी आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल देखिए, ध्यान दीजिए। कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अदर ड्रामेटिस्ट्स। तो दूसरे सारे नाटककारों में सबसे महान है कालिदास। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये एडजेक्टिव है ना, ग्रेटेस्ट, और ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव फॉर्म है। ठीक है, इसको कहते हैं हिंदी में उत्तम अवस्था। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद क्या ऑल का इस्तेमाल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। कैसे करेक्ट होगा? ऑल को रिमूव करेंगे आप, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। करेक्ट सेंटेंस होगा क्या? कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ऑफ, ओ क्या किया मैंने, ऑल को रिमूव कर दिया है, अदर को रिमूव करना है ना, सॉरी, ऑल तो रहेगा ही, अदर को रिमूव करना है। कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ड्रामेटिस्ट्स। कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ड्रामेटिस्ट। सारे नाटककारों में सबसे महान है वो, सारे दूसरे नाटककारों में नहीं, सारे नाटककारों में सबसे महान है वो। तो अदर को रिमूव करेंगे। ठीक है,
चलिए दूसरा एग्जाम्पल, कालिदास इज ग्रेटर देन एनी ड्रामेटिस्ट। अब देखिए इस सेंटेंस में ग्रेटर का इस्तेमाल हुआ है, ये कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है ना। तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद अगर एनी या ऑल आता है तो एनी या ऑल के आने के बाद अदर आता है, यहां नहीं है, सेंटेंस गलत है, लेकर आएंगे तब जाकर सेंटेंस सही होगा। मतलब करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट। कालिदास ज्यादा महान है, कालिदास ज्यादा महान है किसी भी ड्रामेटिस्ट से नहीं, ऐसा नहीं बोलिए किसी भी ड्रामेटिस्ट से, ऐसा बोलिए किसी भी दूसरे ड्रामेटिस्ट से ज्यादा महान है कालिदास। ठीक है, फाइनल एग्जांपल, नो ड्रामेटिस्ट इज एज ग्रेट एज कालिदास। कालिदास इतना कोई ड्रामेटिस्ट महान नहीं है। तो कोई ड्रामेटिस्ट या कोई दूसरा ड्रामेटिस्ट, कोई ड्रामेटिस्ट बोलने का मतलब क्या हो जाता है, सारे ड्रामेटिस्ट। ठीक है, मतलब सारे ड्रामेटिस्ट उतने महान नहीं है जितने की कालिदास है। अब सारे ड्रामेटिस्ट बोल रहे हैं तो सारे में तो खुद भी आ जा रहे हैं ना, सारे में तो खुद भी आ जा रहे हैं, तो मीनिंग कैसा आ रहा है कि कालिदास इतना भी महान नहीं है। तो सारे ड्रामेटिस्ट नहीं बोलेंगे, सारे दूसरे ड्रामेटिस्ट बोलेंगे, है ना। तो क्या होना चाहिए सेंटेंस, नो अदर ड्रामेटिस्ट इज एज ग्रेट एज कालिदास। तो कोई ड्रामेटिस्ट नहीं, कोई दूसरा ड्रामेटिस्ट उतना ग्रेट नहीं है, उतना महान नहीं है, उतना बड़ा नहीं है जितना कि कालिदास है। कोई दूसरा ड्रामेटिस्ट, कोई ड्रामेटिस्ट नहीं, कोई दूसरा ड्रामेटिस्ट। अब दूसरा का सेंस लाने के लिए अदर लाना होगा। ठीक है, तो वही सारे पॉइंट्स है, बिल्कुल सिंपल। सुपरलेटिव के बाद नहीं होना चाहिए, कंपैरेटिव के बाद होगा, और पॉजिटिव डिग्री के साथ भी होता है, और आपने एग्जाम्पल्स में देखा। ठीक है एवरीवन, चलिए एवरीवन अब पांचवें पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, पांचवें पॉइंट में बताया जा रहा है कि एडजेक्टिव दो टाइप का होता है, एक होता है ग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन ग्रेडेबल। एक होता है ग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन ग्रेडेबल। ग्रेडेबल का मतलब क्या, ग्रेडेबल का मतलब वो एडजेक्टिव जो ग्रेड में रखे जाने लायक है। ग्रेड मतलब कैटेगरी, ग्रुप। ठीक है, कौन सा ग्रुप, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव वाला ग्रुप, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव वाला ग्रुप। समझ रहे हैं, तो आसान वर्ड्स में वो एडजेक्टिव जिसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म होता है, वो एडजेक्टिव जिसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म होता है, उसको हम लोग ग्रेडेबल एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है एवरीवन, तो अधिकतर एडजेक्टिव्स ग्रेडेबल ही हैं, अधिकतर एडजेक्टिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म होता ही है। जैसे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो फास्ट ग्रेडेबल एडजेक्टिव है क्योंकि उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म होता है। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ना नॉन ग्रेडेबल होते हैं, डिग्री लेस होते हैं, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव भी उनको बोला जाता है, उनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होता है। ध्यान से देखिए इन सारे शब्दों का एडजेक्टिव को, यूनिक, परफेक्ट, चीफ, होल, excellent, triangular, rectangular, golden, silver, parallel, unparalleled, complete, round, ideal, supreme, impossible, entire, extreme, secular and many more, है ना, etc. तो ये जो भी वर्ड्स दिख रहे हैं आप सबको, ये सब एडजेक्टिव है, विशेषण है। ठीक है, और ये सब नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, इनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होता है। तो अब जब इनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होता है तो ध्यान देने की चीज ये है कि इनके पहले मोर, मोस्ट, लेस, दिस लगाने का कोई फायदा नहीं है। इन सब के पहले मोर, मोस्ट, लेस, दिस लगाने का कोई फायदा, कोई लाभ नहीं है, उल्टा नुकसान है, हानि है। ठीक है, क्षति होगी। आप इनको उनके पहले यूज करेंगे तो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाएगा। तो इनमें से किसी को नहीं यूज करना है, उनके पहले इनको नहीं यूज करना है और बाद में इनको भी नहीं यूज करना है। इन सब में ER, EST भी नहीं जोड़ देना है। अब ऐसा नहीं कर देना कि यूनिक है तो यूनिकर, यूनिकेस्ट, तो यूनिकर, यूनिकेस्ट कोई वर्ड नहीं होता है, परफेक्टर, परफेक्टेस्ट कोई वर्ड नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं, आइए इधर। एग्जाम्पल सेंटेंस है, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट सिस्टम। क्या लगता है करेक्ट है? परफेक्ट को यूज किया गया है, क्या उसका सुपरलेटिव फॉर्म होता है? क्या उसके पहले मोस्ट लगाना बनता है? इनकरेक्ट है ना। कैसे करेक्ट होगा, कैसे इंप्रूव होगा? मोस्ट को रिमूव करना होगा, मोस्ट जाएगा तो उसके साथ द भी चला जाएगा, क्योंकि द सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के ही पहले नॉर्मली आता है। अब वो सुपरलेटिव फॉर्म में तो है नहीं,
वो तो पॉजिटिव फॉर्म में ही है, द जाएगा, द के बदले ए आ जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? दिस इज अ परफेक्ट सिस्टम, नॉट मोर परफेक्ट और मोस्ट परफेक्ट। यस, वन मोर एग्जांपल इज हियर, लालू प्रसाद यादव इज द मोस्ट यूनिक लीडर। यूनिक एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है, इसको भी सुपरलेटिव बनाने की कोशिश की गई है। अगेन दिस इज रॉन्ग, ये इनकरेक्ट है। मोस्ट को रिमूव करेंगे, द भी जाएगा, है ना, और यूनिक के पहले कौन आ जाएगा? एन आ जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? लालू प्रसाद यादव इज एन यूनिक लीडर। एन यूनिक या अ यूनिक? यू साउंड तो वॉवल साउंड होता नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो एन नहीं ए होना चाहिए। लालू प्रसाद यादव इज अ यूनिक लीडर। समझ में आई बात? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के पहले मोर, मोस्ट, लेस, लिस्ट नहीं लगाना है और उनके साथ ईआर ईएसटी भी नहीं जोड़ना है। लगा के पूछा जाता है उस तरह से एग्जाम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 के तरफ। पॉइंट नंबर 6 में देखिए क्या बताया, समझाया, सिखाया जा रहा है आपको। देखिए, इफ नॉट, ठीक है, इफ नॉट को कंजंक्शन की तरह यूज किया जाता है। बताया जा रहा है कि अगर आपके सेंटेंस में इफ नॉट यूज हो रहा है और इफ नॉट के पहले एडजेक्टिव सुपरलेटिव फॉर्म में है, इफ नॉट के पहले एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में है, तो इफ नॉट के बाद भी एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में ही होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव या कंपैरेटिव फॉर्म में नहीं होना चाहिए, सुपरलेटिव फॉर्म में ही होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है? इफ नॉट के पहले एडजेक्टिव अगर पॉजिटिव फॉर्म में है तो इफ नॉट के बाद एडजेक्टिव कंपैरेटिव फॉर्म में ही होना चाहिए, सुपरलेटिव फॉर्म में नहीं होगा वो और पॉजिटिव फॉर्म में भी नहीं होगा। ठीक है, रूल्स है। एग्जाम्पल देखते हैं उस पर बेस्ड। सचिन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन इफ नॉट द फाइनेस्ट। ठीक है, अगर सचिन सबसे अच्छा बैट्समैन नहीं है, अगर सचिन सबसे अच्छा बैट्समैन नहीं है तो सबसे अच्छों में से तो एक जरूर है। सबसे अच्छा मतलब क्या? नंबर 1। अगर वो नंबर 1 नहीं है, अगर आप उसको नंबर 1 नहीं मानते तो टॉप 5 में तो मानेंगे ना, टॉप 10 में तो मानेंगे ना। ये सेंटेंस कह रहा है कि अगर वो सबसे अच्छा नहीं है तो सबसे अच्छों में से एक जरूर है वो, टॉप 5 में, टॉप 10 में तो एक जरूर है वो। चलिए देखिए, इफ नॉट का इस्तेमाल हुआ है और देखिए इफ नॉट के पहले कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है? फाइनेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है। और इफ नॉट के बाद भी फाइनेस्ट ही है, एक ही वर्ड है, यानी पहले भी सुपरलेटिव बाद में भी सुपरलेटिव। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। अब इस पे ध्यान दीजिएगा। रोहित शर्मा इज टैलेंटेड एज विराट इफ नॉट मोर टैलेंटेड देन ही। सेंटेंस से कह रहा है कि रोहित शर्मा उतना ही टैलेंटेड है जितना विराट है, अगर वो उससे ज्यादा नहीं। दूसरे शब्दों में, रोहित शर्मा अगर विराट कोहली से ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, ज़्यादा प्रतिभावान, प्रतिभाशाली नहीं है, तो उससे कम भी नहीं है। सेंटेंस कहना चाहता है बोथ आर इक्वली टैलेंटेड, दोनों इक्वली टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं। चलिए अब ग्रामर चेक कीजिए, रूल चेक कीजिए, शब्दों का ऑर्डर चेक कीजिए, ठीक है कि गलत है। देखिए, इफ नॉट का इस्तेमाल हुआ है ना, इफ नॉट के पहले एडजेक्टिव दिख रहा है आपको, कौन है? टैलेंटेड है। ठीक है, किस डिग्री का है, किस फॉर्म का है? पॉजिटिव है। और उसके बाद कंपैरेटिव है, तो पहले पॉजिटिव आया है, बाद में कंपैरेटिव आया है। ठीक तो है, रूल को बिल्कुल फॉलो किया जा रहा है। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ जो पॉजिटिव डिग्री होगा, ठीक है, उसके आगे पीछे दोनों जगह एज होना चाहिए। आगे पीछे दोनों जगह एज होगा तभी तो वो कनेक्ट करेगा टैलेंटेड को सेंटेंस के बाकी पार्ट से। तो सिर्फ टैलेंटेड एज नहीं, एज टैलेंटेड एज। तो यहाँ वाला एज गायब करके सवाल बनाया जाता है, पूछा जाता है। तो मैं एग्जाम्पल आपसे ठीक वैसे ही पूछ रहा हूँ और बता रहा हूँ जैसे एग्जाम्स में आता है, तो बड़े ध्यान से देखना, सुनना, समझना है उसको। सो ये था एवरीवन पॉइंट नंबर 6। चलिए एवरीवन पॉइंट नंबर 7 ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको बताया गया है कि कौन सा एडवर्ब किस टाइप के एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। ठीक है, देखिए 3 शब्द हैं, 3 एडवर्ब है, रिलेटिवली, कंपैरेटिवली और फेयरली। रिलेटिवली, कंपैरेटिवली और फेयरली। ध्यान देना है, इन तीनों शब्दों के बाद एडजेक्टिव पॉजिटिव फॉर्म में ही होना चाहिए, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में नहीं होना चाहिए। पी फॉर पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। मच और फार के बाद एडजेक्टिव कंपैरेटिव फॉर्म में ही होना चाहिए, पॉजिटिव या सुपरलेटिव फॉर्म में नहीं होगा। समझ पा रहे हैं बात? बाई फार, मच, द वेरी के बाद एडजेक्टिव सुपरलेटिव फॉर्म में ही होता है, पॉजिटिव या कंपैरेटिव फॉर्म में नहीं होता है।
चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, सो टू एज वेरी, इन चारों शब्दों के बाद एडजेक्टिव पॉजिटिव फॉर्म में ही होगा, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म में नहीं होगा। और आखिर पॉइंट क्या है भाई, ये आप बताइएगा मुझे, आप सब लोग, कि एनफ के बाद एडजेक्टिव पॉजिटिव कंपैरेटिव या सुपरलेटिव किस में होगा? अगर आप सुपरलेटिव बोलेंगे तो गलत बोलेंगे, अगर आप पॉजिटिव बोलेंगे तब भी गलत बोलेंगे, अगर आपने कंपैरेटिव बोला तब भी गलत ही बोला, ठीक है? क्योंकि एडजेक्टिव एनफ के बाद आता ही नहीं है। एडजेक्टिव या एडवर्ब एनफ के पहले आता है। एडजेक्टिव या एडवर्ब एनफ के पहले आता है ना? एनफ के बाद तो नाउन आता है, एनफ के बाद तो नाउन आता है। पोजीशन समझ पा रहे हैं ना? कि कोई एडजेक्टिव एडवर्ब एनफ के पहले आता है, नाउन एनफ के बाद आता है। चलिए इन सारे पॉइंट्स पर बेस्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए पहला सेंटेंस, पहला एग्जाम्पल है द वेदर इज कंपैरेटिवली कूलर टुडे, है ना? तो कंपैरेटिवली पे ध्यान दीजिए। इसके बाद एडजेक्टिव किस फॉर्म में होना चाहिए? किसी भी फॉर्म में हो सकता है क्या? नहीं, पॉजिटिव फॉर्म में होगा। तो कूलर सही है कि गलत है? गलत है, ठीक है? तो कूलर नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? कूल होना चाहिए। द वेदर इज कंपैरेटिवली कूल टुडे, है ना? तो आज मौसम कल की अपेक्षा, कल से तुलनात्मक रूप में आज कूल है, ठंडा है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, दिस ट्री इज टू हाईएस्ट टू क्लाइंब, ये पेड़ इतना ऊंचा है कि इस पे चढ़ा नहीं जा सकता है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है TOO पे, ठीक है? इस एडवर्ब पे आपको ध्यान देना है। तो क्या लगता है कि टू के बाद एडजेक्टिव सुपरलेटिव फॉर्म में होगा? नहीं, पॉजिटिव फॉर्म में। तो टू हाईएस्ट नहीं, टू हाई होना चाहिए। दिस ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, टू हायर भी गलत हो जाएगा, है ना? टू ना तो टू हायर होगा, ना तो टू हाईएस्ट होगा, टू हाई होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू आर नॉट एनफ मैच्योर टू अंडरस्टैंड इट, आप इतने मैच्योर नहीं हैं, आप इतने परिपक्व नहीं है, इतने समझदार नहीं कि इसको समझ सकते हैं। क्या लगता है? क्या लगता है? एनफ के बाद होना चाहिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एनफ के बाद नहीं, एनफ के पहले होगा। तो एनफ मैच्योर नहीं बोलेंगे, मैच्योर एनफ बोलेंगे। एनफ मैच्योर नहीं बोलेंगे, मैच्योर एनफ बोलेंगे। एडजेक्टिव का पोजीशन भी मायने रखता है ना? किसी को कहीं भी आप यूज नहीं कर देंगे। चलिए अगला एग्जांपल, दिस इज बाय फार द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ माय लाइफ, है ना? ये अब तक का मेरे जीवन का सबसे मुश्किल दौर है। तो आप देखिए सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज हुआ है, सही है कि गलत? सही ही तो है, बाय फार है। बाय फार के बाद तो सुपरलेटिव फॉर्म ही होता है। अब देखिए यहाँ पे फार है, यहाँ पे बाय फार है, कंफ्यूज नहीं होना है। फार के बाद कंपैरेटिव डिग्री होगा, लेकिन बाय फार के बाद सुपरलेटिव डिग्री होगा। तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट, दैट सेंटेंस कंटेन्स नो एरर। यस, नेक्स्ट एग्जांपल, शी इज अ मच गुड प्लेयर देन यू। देखिए एडजेक्टिव है पॉजिटिव फॉर्म में, बताना है सही कि गलत। अब भाई मच के बाद एडजेक्टिव पॉजिटिव फॉर्म में तो नहीं होता है, कंपैरेटिव फॉर्म में होता है। गुड गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? बेटर, है ना? तो मच गुड बोलना भी गलत, मच बेस्ट बोलना भी गलत, मच बेटर बोलना सही। सो शी इज अ मच बेटर प्लेयर देन यू, है ना? वो तुमसे बहुत बेहतर खिलाड़ी है। ठीक है एवरीवन, ये था पॉइंट नंबर 7। चलिए एवरीवन, पॉइंट नंबर 8, ये टॉपिक 2 सेकंड टॉपिक का डिग्री ऑफ कंपैरिजन का लास्ट पॉइंट है। समझते हैं इसमें क्या है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है दो तरह के वर्ब की, एक है वर्ब ऑफ सेंसेशन और दूसरा है लिंकिंग वर्ब। एक है वर्ब ऑफ सेंसेशन और दूसरा है लिंकिंग वर्ब। वर्ब ऑफ सेंसेशन है ना, यानी वर्ब ऑफ इमोशन, है ना? जैसे सीम है, लुक है, अपीयर है, फील है, टेस्ट है, साउंड है, स्मेल है, इन सबको वर्ब ऑफ सेंसेशन बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब यानी लिंक करने वाले वर्ब, कनेक्ट करने वाले वर्ब, बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक, प्रूफ। क्या खासियत है इन सारे वर्ब्स की? देखिए वर्ब, आपको पता है कि वर्ब को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब का होता है, क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण बतलाते हैं। लेकिन ये जो दो टाइप के वर्ब्स हैं, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन और लिंकिंग वर्ब, इन दोनों को एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करता है, इन दोनों को एडजेक्टिव से क्वालिफाई करते
वही ये पॉइंट बोल रहा है। एक्चुअली होता क्या है एवरीवन, जब भी आप वर्ब ऑफ सेंसेशन या लिंकिंग वर्ब यूज करते हैं तो आप एक्चुअली वर्ब को क्वालिफाई करते नहीं हैं, आप तो क्वालिफाई करते हैं उस वर्ब के सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट आपको मालूम है कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है, तो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव भी यूज होता है ना। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं या फिर सीधे सीधे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्ब ऑफ सेंसेशन को और लिंकिंग वर्ब को एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करेगा। ठीक है एवरीवन, चलिए कुछ एग्जांपल्स है, पॉइंट क्लियर होगा। शुगर टेस्ट स्वीट और स्वीटली, बताना है क्या होगा। ऑब्वियस है स्वीट ही होगा, स्वीटली होने से रहा है ना। क्या मतलब हुआ सेंटेंस का कि चीनी मीठी लगती है, चीनी मीठी लगती है जब उसको टेस्ट किया जाता है, जब उसको चखा जाता है। तो देखिए एवरीवन, टेस्ट को आपने यूज किया ना, है ना, तो हो क्या रहा है, एक्चुअली आप शुगर को ही क्वालिफाई कर रहे हैं। मीठी कौन होती है, स्वाद या चीनी, तो दोनों कह सकते हैं आप, लेकिन एक्चुअली में शुगर क्वालिफाई हो रहा है, इसलिए एडजेक्टिव यूज होगा, एडवर्ब यूज नहीं होगा। वैसे ही देखिए, द मिल्क हैज टर्न्ड डैश, सावर या सावरली, ऑब्वियस है, स्पष्ट है, सावर ही होगा, सावरली नहीं होगा, एडजेक्टिव भी होगा, एडवर्ब नहीं होगा, है ना। द मिल्क हैज टर्न्ड सावर, यानी दूध खट्टा हो गया है। अब देखिए एवरीवन, हमने यूज किया वर्ब टर्न को, है ना, ये लिंकिंग वर्ब है। अब एक्चुअली में हम क्वालिफाई कर रहे हैं किसको, मिल्क को, नाउन है तो नाउन को क्वालिफाई करना है, एडजेक्टिव भी आएगा। ही ग्रीव और गॉट इम्पेशेंट और इम्पेशेंटली, इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। ऑब्वियस है हम एडजेक्टिव को ही चुनेंगे। ही ग्रीव इम्पेशेंट, वो अधीर हो गया, बेचैन हो गया। ठीक है एवरीवन, अब ये दोनों भी क्या है, लिंकिंग वर्ब है। तो जब लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है तो एक्चुअली में क्वालिफाई उसका सब्जेक्ट होता है, वर्ब नहीं, तो हमें एडवर्ब नहीं चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। सो ही ग्रीव इम्पेशेंट या ही गॉट इम्पेशेंट, समझ में आई बात। तो वर्ब ऑफ सेंसेशन और लिंकिंग वर्ब कौन क्वालिफाई करेगा उनको, एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब्स। ठीक है, चलो, तो इस तरह से ये जो सेकंड टॉपिक था डिग्री ऑफ कंपैरिजन फिनिश होता है। अब हम मूव करते हैं अंतिम टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स। नाम से क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे एडजेक्टिव के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वैसे एडजेक्टिव्स, है ना, वैसे एडजेक्टिव्स का ग्रुप कह सकते हैं, पेयर कह सकते हैं, जो हमें कंफ्यूज करते हैं, एक जैसे दिखते हैं, मीनिंग एक जैसा होता है, तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई किसको कहाँ यूज करना है, किसका क्या मीनिंग आ रहा है। तो पढ़ लेते हैं ताकि आगे कंफ्यूज ना हो हम, और सवाल बराबर बनाकर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड, पहला एडजेक्टिव है ओल्ड एवरीवन, OLD, ओल्ड। कितना कॉमन वर्ड है, कितना कॉमन एडजेक्टिव है ओल्ड। मीनिंग इसका आप सबको पता है ना, ओल्ड मतलब बूढ़ा, पुराना, वृद्ध, है ना, बोल नहीं रहे। अब देखिए, ये जो ओल्ड है ये पॉजिटिव फॉर्म में, इसका दो कंपैरेटिव फॉर्म होता है, ओल्डर और एल्डर। दो सुपरलेटिव फॉर्म होता है, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। देखिए, हर एडजेक्टिव के साथ ऐसा नहीं होता है एवरीवन। अधिकतर एडजेक्टिव्स का एक ही कंपैरेटिव फॉर्म और एक ही सुपरलेटिव फॉर्म होता है। लेकिन देखिए, ओल्ड की खासियत देखिए, विशेषता देखिए, इसके दो कंपैरेटिव फॉर्म और दो सुपरलेटिव फॉर्म है। तो कंफ्यूजन की वजह यही है कि भाई कौन से कंपैरेटिव का मतलब क्या होगा, किसको कब कहाँ यूज करना है, नहीं करना है। देखिए बहुत सिंपल है, ओल्डर ओल्डेस्ट का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आप परिवार के सदस्यों की बात नहीं कर रहे हैं। जब आप एक ही परिवार के सदस्यों की बात कर रहे हैं, मतलब उनके बीच तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो एल्डर एल्डेस्ट यूज करेंगे। सुन रहे हैं, फिर से सुनिए, एक ही परिवार के सदस्यों के बीच अगर तुलना होगा तो आपको एल्डर या एल्डेस्ट का इस्तेमाल करना है, और जब आप परिवार के सदस्यों के बीच तुलना नहीं कर रहे हैं तब ओल्डर या ओल्डेस्ट का इस्तेमाल करना है। यही डिफरेंस है। चलिए समझ गए, तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है, शी इज द ओल्डर ऑफ 3 सिस्टर्स। तीनों बहनों में वो क्या है, ओल्डर है, बड़ी है, ज्यादा बड़ी है। क्या लगता है, करेक्ट है सेंटेंस? इनकरेक्ट है ना, कौन सा वर्ड गलत है? ओल्डर गलत है। क्या होना चाहिए? अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पर एल्डर होना चाहिए क्योंकि सिस्टर्स की बात हो रही है, सिस्टर्स के बीच कंपैरिजन हो रहा है। सही है भाई, सिस्टर्स के बीच कंपैरिजन हो रहा है, वो मेंबर्स ऑफ फैमिली हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन सिस्टर्स के साथ ये भी तो देखिए 3 है, 2 से अधिक के बीच कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री थोड़ी यूज होगा, सुपरलेटिव यूज होगा ना। तो एल्डर के बदले क्या होना चाहिए, एल्डेस्ट होना चाहिए। ठीक है एवरीवन, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, शी इज द एल्डेस्ट ऑफ
3 सिस्टर्स, तीनों बहनों में वो सबसे बड़ी है। ठीक है, चलिए वन मोर एग्जाम्पल इज हियर, मिस्टर रामलाल इज द एल्डेस्ट मैन इन द विलेज। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं मिस्टर रामलाल। सही है कि गलत? बिल्कुल गलत है। एल्डेस्ट नहीं, क्या होना चाहिए यहाँ पे? ओल्डेस्ट होना चाहिए। एल्डेस्ट कब होता है एवरीवन? एल्डेस्ट कब होता? जब गांव का हर आदमी रामलाल का परिवार का सदस्य होता। तो नॉर्मली ऐसा तो होता नहीं है। क्या ऐसा तो होगा नहीं कि रामलाल ने इतनी शादियां की होंगी कि पूरा गांव ही बसा लिया होगा? ऐसा तो हुआ नहीं होगा एवरीवन। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो गांव का हर व्यक्ति उसके परिवार का सदस्य नहीं है, तो परिवार के सदस्यों के बीच तुलना नहीं हो रही है। तो आप एल्डेस्ट यूज करने से रहे, आप किसको यूज करेंगे? ओल्डेस्ट को यूज करेंगे। सो एवरीवन, ये था पहला पॉइंट, ओल्ड। चलिए एवरीवन, कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स का सेकंड पॉइंट देखिए। वर्ड है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है लेट, LAT लेट। ये एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है। ठीक है, अगर ये एडजेक्टिव है तब इसका मतलब हिंदी में होता है परवर्ती, यानी नियर द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। नियर द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसे कहते हैं ना लेट नाइट, मतलब रात के अंत होने तक, है ना। लेट समर, गर्मी के अंत होने तक, तो हिंदी में उसको परवर्ती बोलते हैं। ये एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव का भी 2 कंपैरेटिव फॉर्म और 2 सुपरलेटिव फॉर्म होता है। देखिए, लेट, लेटर, लेटेस्ट, लेट, लैटर, लास्ट। तो 2 कंपैरेटिव फॉर्म है, लेटर और लैटर। एक में सिंगल टी, एक में डबल टी, लेटेस्ट और लास्ट। ठीक है, ऑब्वियस है, मीनिंग तो डिफरेंट होगा ही। लेटर को हिंदी में कहते हैं बाद में, बाद में। लैटर को कहते हैं बाद का या बाद वाला। लेटेस्ट को हिंदी में कहते हैं नवीनतम, सबसे बाद का, सबसे नया, सबसे हाल का। और लास्ट तो जानते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत कॉमन एडजेक्टिव है, अंतिम, आखिरी। ठीक है, चलिए अंतर क्या है दोनों कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव्स के बीच, ये समझना है हमें। देखिए, लेटर और लेटेस्ट का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपको टाइम को रेफर करना होता है, जब आपको समय की बात करनी होती है। ठीक है, जब आपको 2 या उससे अधिक समय के बीच में कंपैरिजन करना होता है, तब आप लेटर या लेटेस्ट को यूज करते हैं। और लैटर या लास्ट कब यूज करते हैं? जब आपको ऑर्डर या पोजीशन को रेफर करना होता है। ध्यान से देख रहे हैं, जब आपको ऑर्डर या पोजीशन को रेफर करना होता है, जब आपको ऑर्डर या पोजीशन को रेफर करना होता है, तब आप लैटर या लास्ट को यूज करते हैं। जब आपको क्रम की बात करनी है, पोजीशन की बात करनी है, ठीक है, फिर स्थान की बात करनी है, तब आप लैटर या लास्ट को यूज करते हैं। तो अंतर ही है कि वो दोनों टाइम को रेफर करेगा, ये दोनों ऑर्डर या पोजीशन को रेफर करेगा। बाकी एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, आई शैल सी यू डैश, कितना कॉमन एक्सप्रेशन है। किसी से जब बिछड़ते हैं तो उसको बोलते हैं सी यू डैश। सी यू मतलब मिलते हैं, सी यू डैश कब मिलते हैं? बाद में मिलते हैं, है ना। तो इस सेंटेंस को सुन के क्या लग रहा है? समय की बात हो रही है या क्रम की बात हो रही है? ऑब्वियस है समय की बात हो रही है। तो आई शैल सी यू लेटर, है ना। शॉर्ट में आई शैल भी नहीं बोलते हैं, सी यू बोलते हैं, सी यू लेटर बोलते हैं। आई शैल सी यू लेटर, मैं बाद में फिर मिलूंगा तुमसे, बाद में फिर मिलते हैं, फिर मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल देखिए, आई शैल सी यू डैश देन ही। अब देखिए कहानी बदलेगी, कहानी में ट्विस्ट आएगा। फिर से वैसी बात बोली जा रही कि मैं तुमसे मिलूंगा, लेकिन इस बार डिफरेंट क्या है कि उसके बाद मिलूंगा, मैं तुमसे उसके बाद मिलूंगा। तो जैसे ही आप कह रहे हैं उसके बाद, तो आप क्रम का बोध कराने लगे, आप क्रम की बात करने लगे। पहले उससे मिलूंगा, उसके बाद तुमसे मिलूंगा, तो अब क्रम की, ऑर्डर की, पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए लैटर। समझ पा रहे हैं? तो आई शैल सी यू लेटर मतलब मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, समय का बोध हो रहा है। मैं तुमसे उसके बाद में मिलूंगा, पोजीशन का बोध हो रहा है, तो लैटर। ठीक है, तो अगर आप समझ पाए तो ये 2 एग्जाम्पल्स भी आपसे सॉल्व होने चाहिए। चलिए, शी केम डैश देन आई, क्या लगता है? वो आई, वो मेरे बाद आई। क्रम की बात हो रही है या समय की? पहले मैं उसके बाद हो, क्रम की बात हो रही है। शी केम later than I, she came later than I। अब यहाँ देखिए, she came dash than I expected, वो आई मेरी उम्मीद करने के बाद आई। उम्मीद करने के बाद आई मतलब क्या? मैंने उम्मीद किया था कि 9 बजे तक चली आई, लेकिन आती कब है?
9 बजे के बाद। तो क्लियरली यहाँ समय को, टाइम को रेफर किया जा रहा है एवरीवन। तो यहाँ पे सिंगल टी वाला वर्ड, सिंगल टी वाला एडजेक्टिव यूज होगा लेटर। शी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। क्लियर? चलिए, लेटेस्ट लास्ट के बीच भी वही डिफरेंस है, वही अंतर है। लेटेस्ट टाइम को रेफर करेगा, लास्ट ऑर्डर बताएगा। देखिए, अनीता वॉज द लेटेस्ट पैसेंजर टू बाय द टिकट। आपको बताना ये सही कि गलत। तो टिकट खरीदने वाली अनीता लेटेस्ट पैसेंजर थी, नवीनतम पैसेंजर थी। करेक्ट लग रहा है आपको? यहाँ तो ऑर्डर की बात करनी है, ये समय की बात करने लग गया। तो लेटेस्ट पैसेंजर नहीं, लास्ट पैसेंजर। अनीता वॉज द लास्ट पैसेंजर टू बाय द टिकट। ठीक है, टिकट खरीदने वाली वो अंतिम यात्री थी, नवीनतम नहीं, अंतिम। क्रम का बोध कराना है, समय का नहीं। चलिए, व्हाट इज द डैश स्कोर? स्कोर तो समझते होंगे, गेम स्पोर्ट्स में यूज होता है, क्रिकेट में यूज होता है। तो व्हाट इज द डैश स्कोर? लास्ट स्कोर या लेटेस्ट स्कोर? अगर आप लास्ट बोलेंगे तो गलत बोलेंगे, क्योंकि लेटेस्ट होगा। देखिए, स्कोर हो गया, न्यूज हो गया, है ना, फैशन हो गया। ये कुछ ऐसे वर्ड है, कुछ ऐसे नाउन है एवरीवन, जो हमेशा टाइम को ही रेफर करते हैं और उनको लेटेस्ट ही क्वालिफाई करेगा, लास्ट कभी नहीं क्वालिफाई करेगा उनको। समझ में आ रही है बात? तो हमेशा लेटेस्ट स्कोर होगा, लास्ट स्कोर नहीं। हमेशा लेटेस्ट न्यूज होगा, लास्ट न्यूज नहीं। हमेशा लेटेस्ट फैशन होगा, लास्ट फैशन नहीं होगा। ठीक है? तो समय की बात करनी होगी तो लेटर या लेटेस्ट, और जब क्रम की बात करनी होगी, ऑर्डर की बात करनी होगी तो लेटर या लास्ट। ठीक है? तो ये था पॉइंट नंबर 2। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। देखिए, अभी पॉइंट नंबर 3 में वर्ड है एडजेक्टिव है फार, FAR, फार। फार बहुत कॉमन वर्ड है, एडजेक्टिव है। इसको दूसरे वर्ड में डिस्टेंट बोलते हैं, है ना, हिंदी में कहते हैं दूर, दूरस्थ। ठीक है? अब फार का कंपैरेटिव फॉर्म फारदर होता है और फर्दर भी होता है। देखिए, ए और यू का ही अंतर नहीं है, साउंड का भी अंतर है और मीनिंग का भी अंतर है और यूसेज का तो अंतर है ही। फारदर, फारदर, फर्दर, फारदेस्ट, फर्देस्ट, ये दोनों कंपैरेटिव है, दोनों सुपरलेटिव। देखिए, फार मतलब दूर, फारदर मतलब ज्यादा दूर, और फारदेस्ट मतलब सबसे दूर। ठीक है एवरीवन? तो देखिए, ये जो ए वाले वर्ड्स हैं, फारदर और फारदेस्ट, ये दोनों ना डिस्टेंस की बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे डिस्टेंट लिखा हुआ है, वो दोनों डिस्टेंस की बात करते हैं, दूरी की बात करते हैं, दूरी का बोध कराते हैं। मतलब जब भी आप जगह की बात करो, जब भी आप दूरी की बात करो, तो आपको फारदर या फारदेस्ट यूज करना है। और ये जो दो वर्ड्स हैं, फर्दर और फर्देस्ट, ये दोनों बात करेंगे किसकी? ये दोनों बात करेंगे ऑब्वियसली ऑर्डर की, क्रम की। ठीक है? तो वो दोनों बात करेंगे दूरी की, डिस्टेंस की, और ये दोनों बात करेंगे ऑर्डर की, क्रम की। इसलिए देखिए, फर्दर का मतलब होता है ग्रेटर डिग्री, उसका मतलब होता है ग्रेटर डिस्टेंट। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट डिग्री और एक्सटेंट, उसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट डिस्टेंट। ठीक है? एग्जाम्पल देखिए, पॉइंट और क्लियर होगा। प्लूटो इज द डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम। तो सौर मंडल में सूरज से दूर, यानी सूरज से डैश प्लैनेट है प्लूटो। तो क्या लगता है, यहाँ पे क्रम की बात हो रही कि दूरी की? ऑब्वियस है, दूरी की बात हो रही है, तो यहाँ पे होना चाहिए फारदेस्ट। प्लूटो इज द फारदेस्ट प्लैनेट। प्लूटो सूरज से सबसे दूर है, सौर मंडल में प्लूटो सूरज से सबसे दूर ग्रह है ना। प्लूटो से ज्यादा दूर और कोई ग्रह नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। ठीक है एवरीवन? फारदेस्ट दूरी की बात कर रहे थे। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। दिल्ली इज डैश फ्रॉम कोलकाता देन पटना। दिल्ली कोलकाता से ज्यादा दूर है पटना के मुकाबले। तो मैंने कहा आपको, जब भी जगह की बात होगी तो दूरी की तो बात होगी, और दूरी की बात होगी तो आपको फारदर और फारदेस्ट में से ही चुनना होगा। अब दो के बीच कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री चुनेंगे, फारदर। दिल्ली इज फारदर फ्रॉम कोलकाता देन पटना। ठीक है एवरीवन? चलिए, वन मोर एग्जांपल इज हियर। डैश डिस्कशन विल बी हेल्ड इन नेक्स्ट मीटिंग। आगे का डिस्कशन अगली मीटिंग में होगा। तो आगे का डिस्कशन मतलब क्या? यहाँ खड़े होकर डिस्कशन करना था, कर लिया, अब आगे ऐसे बढ़ के डिस्कशन करेंगे नहीं। आगे का डिस्कशन मतलब 4-5 पॉइंट पे जो डिस्कशन हो गया उसके बाद वाला डिस्कशन। तो यहाँ दूरी नहीं, यहाँ ऑर्डर की बात हो रही है, तो यहाँ पे फर्दर होना चाहिए। फर्दर डिस्कशन विल बी हेल्ड इन नेक्स्ट मीटिंग। आगे का डिस्कशन अगले मीटिंग में होगा। तो आगे का बोलने का मतलब दूरी नहीं है,
आगे का बोलने का मतलब ऑर्डर है, क्रम है, पोजीशन है। ठीक है एवरीवन। सो पॉइंट नंबर 3 फार। चलिए एवरीवन, पॉइंट नंबर 4, 2 शब्द हैं, 2 एडजेक्टिव है, 2 कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव है, नेक्स्ट और नियरेस्ट। बहुत कॉमन वर्ड है, मीनिंग जानते होंगे इन दोनों शब्दों का आप, तो ऐसा लगता होगा कि दोनों आपको कंफ्यूज करेंगे नहीं, लेकिन कंफ्यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट का मतलब आप बोलेंगे अगला होता है, नियरेस्ट का मतलब आप बोलेंगे सबसे नज़दीक होता है, सबसे निकट, सबसे समीप होता है। अंतर समझ लीजिए। नेक्स्ट जो है वो ऑर्डर को डिनोट करता है, क्रम की बात करता है, क्रम का बोध कराता है, और नियरेस्ट डिस्टेंस की बात करता है, दूरी का बोध कराता है। देखिए एक एग्जाम्पल है आप सबको कंफ्यूज करने के लिए। द डैश रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर इज आरा स्टेशन। यहाँ से डैश रेलवे स्टेशन आरा स्टेशन है, तो क्या होना चाहिए, अगली रेलवे स्टेशन या फिर सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन? क्या होना चाहिए? दोनों में से कोई भी हो सकता है, अगली रेलवे स्टेशन भी हो सकता है और सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि ये बात जो स्पीकर है वो कहाँ से बोल रहा है, किस जगह से बोल रहा है। समझ में आ रही है बात? अगर ये बात जो स्पीकर है, जो वक्ता है, वो कारीसात रेलवे स्टेशन से बोल रहा है या कोइलवर रेलवे स्टेशन से बोल रहा है, तब तो वहाँ वो दूरी की बात करेगा नहीं, वहाँ तो वो क्रम की बात करेगा, ऑर्डर को ही डिनोट करेगा, और फिर वहाँ पे वो नेक्स्ट बोलेगा, क्योंकि वो तो रेलवे स्टेशन पे ही, यहाँ से अगली रेलवे स्टेशन आरा स्टेशन है। लेकिन अब वो कोई बात कहीं और से बोले, रेलवे स्टेशन को छोड़ के कहीं और से बोले, और तब तो फिर वो नियरेस्ट ही बोलेगा, क्योंकि वहाँ से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन आरा स्टेशन होगी। तो दूरी का ही बात, दूरी की बोध कराएगा वो। तो डिपेंड करता है कि वो बात कहाँ से बोल रहा है, किस जगह से बोल रहा है। ठीक है, कि वो डिस्टेंस का बोध कराना है उसको या फिर ऑर्डर की बात करनी है। तो ऑर्डर की बात करनी होगी तो नेक्स्ट एवरीवन, और डिस्टेंस की बात करनी होगी एवरीवन तो नियरेस्ट। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 5 देखिए एवरीवन, एक फ्रेज होता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण। तो इस फ्रेज में आप देख रहे हैं कि ये जो 2 वर्ड्स हैं, ये जो 2 एडजेक्टिव हैं, फर्स्ट और फॉरमोस्ट, वो एंड के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक फ्रेज होता है, उसको एग्जाम्पल में भी यूज किया है मैंने। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ ए स्टूडेंट इज टू स्टडी हार्ड। किसी भी छात्र का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है पढ़ाई करना, अध्ययन करना, पूरे दिल के साथ, है ना, पूरे मन के साथ, पूरी ताकत, ऊर्जा, शक्ति के साथ। तो इस फ्रेज में वो दोनों शब्द यूज हुए हैं एक साथ। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि दोनों का मीनिंग सेम है, आप एक के बदले दूसरे को यूज कर सकते हैं। मीनिंग सेम नहीं, आप एक के बदले दूसरे को कैसे यूज कर सकते हैं? लोग कंफ्यूज होकर गलती करते हैं, जैसा कि इस एग्जाम्पल में देखेंगे आप। इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ हर टाइम। अपने समय की प्रथम नेता थी इंदिरा गांधी। सही है, ये प्रथम नेता थी, उनके पहले कोई नेता नहीं पैदा हुआ। अरे यार, उनको पैदा करने वाला नेता था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिसने पैदा किया मोतीलाल नेहरू, वो भी नेता थे, तो प्रथम नेता थोड़े थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वर्ड है एडजेक्टिव है फर्स्ट है, ये गलत है ना। ऐसे भी जो फर्स्ट है वो ऑर्डर को डिनोट करता है, हमें क्रम की बात नहीं करनी, हमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट का सेंस लाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नहीं, यहाँ पे फॉरमोस्ट होना चाहिए। इंदिरा गांधी वॉज द फॉरमोस्ट लीडर ऑफ हर टाइम। अपने समय की वो सबसे महत्वपूर्ण नेता थी। हाँ, अगर लीडर के बदले आप लेडी पीएम बोल रहे होते तो और बात होती। भारत की वो प्रथम महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, ठीक है, तो वो अलग बात होती। लेकिन अभी, अब उस समय हम क्रम का बोध करा रहे होते, अभी हम क्रम की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट और फॉरमोस्ट। चलिए अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर एवरीवन। लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट। 2 शब्द हैं, 2 एडजेक्टिव है, ओरल और वर्बल, है ना। सबसे ज्यादा कंफ्यूज तो लोग इन दोनों के बीच रहते हैं। दिस इज द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट इन एनी वे। वर्बल का मतलब होता है रिलेटेड टू वर्ड्स, ओरल का भी मतलब होता है रिलेटेड टू वर्ड्स, पर दोनों का मतलब शाब्दिक होता है, शब्द से संबंधित। लेकिन अंतर क्या है कि वर्बल का मतलब होता है किसी भी शब्द से संबंधित, है ना, चाहे वो शब्द लिखा गया हो, चाहे वो शब्द बोला गया हो। ठीक है, शाब्दिक। ओरल का मतलब होता है रिलेटेड टू वर्ड्स ऑफ माउथ, उस शब्द से संबंधित जो मुंह से निकला है, मौखिक। तो मुंह से निकले शब्द से संबंधित को ओरल बोलते हैं, है ना। तो वर्बल मतलब सिर्फ शाब्दिक, चाहे वो शब्द मुंह से निकला हो, चाहे हाथ से लिखा गया हो। और ओरल का मतलब मुंह से निकले शब्द से संबंधित मौखिक। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के बीच में मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया है।
चल एग्जाम्पल लिखिए, शी हैड सेंट मी डैश ऑर्डर टू वैकेट द हाउस, उन्होंने मुझे आदेश भेजा है घर खाली करने को। अब आपको बताना है कैसा आदेश भेजा है, मौखिक आदेश या शाब्दिक आदेश। अगर आप ओरल बोलते हैं तो सही बोलेंगे, अगर आपने वर्बल बोल दिया तो गलत हो जाएगा। वर्बल ऑर्डर तो होता ही नहीं है एवरीवन, बहुत लोग बोलते हैं, है ना, आप में से भी कुछ लोगों को लग रहा होगा। देखो यार, आदेश तो पहले से ही शाब्दिक है, बोलने की क्या जरूरत है शाब्दिक आदेश। क्या कोई आदेश ऐसा होगा जिसमें शब्द नहीं होगा? आप तो ये बताओ कि जो आदेश है वो लिख के दिया गया है या बोल के दिया गया है। तो ऑर्डर या तो रिटन होगा या तो ओरल होगा। वर्बल ऑर्डर बोलना बेकार है ना, वर्बल ऑर्डर बोलना उतना ही बेकार है, शाब्दिक आदेश बोलना उतना ही उटपटांग होगा जितना उटपटांग होगा मीठी चीनी बोलना। आप बोलते हैं क्या कि थोड़ा मीठी चीनी देना? आप बोलते हैं क्या कि काला कोयला कैसे किलो है? आप बोलते हैं क्या सफ़ेद दूध का रेट क्या चल रहा है बाजार में? सफ़ेद दूध, काला कोयला, मीठी चीनी, ये सारी चीज़ें बोलते हैं क्या कभी? को मालूम है चीनी मीठी ही होती है, बोलने की क्या जरूरत है मीठी चीनी? दूध सफ़ेद ही होता है, कोयला काला ही होता है। तो वैसे ही अगर आदेश है तो शाब्दिक होगा ही, ऑर्डर है तो वर्बल होगा ही, बोलने की जरूरत नहीं है वर्बल ऑर्डर। हाँ, ओरल ऑर्डर या रिटन ऑर्डर आप बोलो, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल है, ध्यान देना। देयर इज नॉट मच डैश डिफरेंस बिटवीन योर एसे एंड माइन, आपके निबंध और मेरे निबंध में ज्यादा डैश अंतर नहीं है। तो मौखिक अंतर नहीं है, शाब्दिक अंतर नहीं, तो यहां पे वर्बल होगा। ये वर्बल डिफरेंस ज्यादा नहीं है, शब्दों का भेद ज्यादा नहीं है, शब्दों का अंतर ज्यादा नहीं है। अब यहाँ तो ओरल आने से रहा, क्योंकि निबंध है, लेख है, वो तो लिखा जाता है, बोला थोड़े जाता है। तो शब्दों का अंतर ज्यादा नहीं है, मतलब जितने शब्दों में मैंने लिखा है लगभग उतने ही शब्दों में तुमने भी लिखा है। क्लियर? तो वर्बल मतलब किसी भी शब्द से संबंधित, और ओरल मतलब मुंह से निकले शब्द से संबंधित मौखिक। ठीक है एवरीवन? तो इस तरह से ये लास्ट पॉइंट और ये लास्ट टॉपिक चैप्टर एडजेक्टिव का फिनिश होता है।